जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम मुस्लिम लॉ की लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है और हमने जैसा कि देखा था, पहले चार्ट दिखाया था मैंने आप जो जो हम इस लेक्चर सीरीज़ में करने वाले हैं मैरिज के कंसेप्ट के अंदर, वो थी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज कर रहे थे हम। इसमें हमने फिजिकल कंडीशंस कवर किए हैं पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर। आज हम कर रहे हैं सेरेमनी। आज हमारा यानी सेरेमनी करते ही एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे अगले उसमें। सो सबसे पहले आज हम कर रहे हैं सेरेमनी। सेकंड है हमारा ये रिलीजियन सेरेमनी। तो इसका दोस्तों असल में मकसद क्या है ये टॉपिक करने का? इस टॉपिक को करने का असल में मकसद ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे कि एक सेरेमनी होती है किसी भी मैरिज के अंदर, जैसे मुस्लिम मैरिज के अंदर अगर सेरेमनी होती है, जो भी इजाबे कबूल किया जाता है, क्या वो ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो किन हालात में है? अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर कोई इजाबे कबूल कर देता है तो क्या उनकी मैरिज को माना जाएगा? अगर माना जाएगा तो क्यों माना जाएगा? अगर नहीं माना जाएगा तो किन कंडीशन के अंदर एक वीडियो कॉल के द्वारा की हुई मैरिज या फिर एक फ़ोन कॉल के द्वारा की हुई मैरिज को भी कैसे माना जा सकता है और किन केसेस में नहीं माना जा सकता? और एक नॉर्मल मैरिज के अंदर किस क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। तो हम इसको एक क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे वेदर एनी काइंड ऑफ रिलीजियस सेरेमनी इज रिक्वायर्ड इन निकाह। हम एक क्वेश्चन लिख सकते हैं एक तरीके से, वेदर एनी काइंड ऑफ रिलीजियस सेरेमनी इज रिक्वायर्ड इन निकाह। अगर जो निकाह होना है क्या उसमें ये रिलीजियस सेरेमनी का कंसेप्ट होना ज़रूरी है या नहीं? तो हम एक क्वेश्चन फॉर्म में ही इसको पूरे को अब समझ लेंगे। अंडर अ मुस्लिम लॉ नो पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलीजियस सेरेमनी इज रिक्वायर्ड, द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट देयर शुड बी इजाबे कबूल। यानी कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम मैरिज है उसके अंदर सेरेमनी की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई सेरेमनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ है वो होना चाहिए इजाब कबूल। इसको क्या लिखते हैं? इजाब ए कबूल। अब इजाब कबूल होना चाहिए। मतलब क्या है इस इजाब कबूल का? इजाब का मतलब होता है दोस्तों प्रपोज करना किसी को, यानी प्रपोजल देना। इजाब का मतलब क्या हुआ? प्रपोजल। और कबूल का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस है तो एक मैरिज क्या हो सकती है? वैलिड ही मानी जाएगी। सेरेमनी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी को खाना खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अजाब कबूल करवाओ और मैरिज करवाओ। वैसे भी लोगों ने खाना खाने के बाद नुक्स तो निकालना ही है, तो इस वजह से इजाब कबूल ज़्यादा मैंडेटरी है। लेकिन इस इजाब कबूल की क्या है? कुछ कंडीशंस है। ये इजाब कबूल कैसे होना चाहिए? सिर्फ क्या है इसका? एक कंडीशंस है, इसकी कुछ कंडीशंस है जिन कंडीशन के तहत ये इजाब कबूल होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं? द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल परटेनिंग टू इजाब कबूल। तो हम उन कंडीशंस को लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है? कंडीशंस है जो कि फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्या है? वर्ड्स कन्वेइंग प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस अटर्ड इन ईच अदर प्रेजेंस। जो कि क्या बोलेंगे हम? वर्ड्स कन्वेइंग प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस uttered in each other presence। यानी कहने का मतलब क्या है?
जो कन्वेइंग प्रपोजल के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, यानी एजाब कबूल, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा हो तो मौलवी बोलता है कि लड़की को बोला जाता है कि ऐसे ऐसे करके इस व्यक्ति का जो आपका एजाब कबूल के लिए इतनी मेहर रकम के एवज़ में आपको एजाब प्रपोजल दिया जाता है। यानी मैं मुस्लिम टर्मिनोलॉजीज़ को इतना भी वो नहीं है, मैं दोबारा बोलता हूँ कि जैसे कि हमारा बोला जाता है कि इतनी मेहर रस्म के एवज़ में आपको एक प्रपोजल दिया जाता है शादी का, ये एजाब किया जाता है, क्या आप इसको कबूल कर दिया। उसके बाद मुस्लिम महिला उसमें बोलती है कि हाँ मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, ऐसे करके 3 बार बोला जाता है। ये जो चीज़ है द वर्ड्स कन्वेइंग प्रपोजल, जो वर्ड्स बोले गए हैं वो क्या होना चाहिए, ईच अदर प्रेजेंस, दोनों की प्रेजेंस में होने चाहिए। अगर एक की भी प्रेजेंस नहीं है, एक भी वहाँ पर शामिल नहीं है लड़का या लड़की में से, तो वो क्या इजाब कबूल सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि वो फुलफिल हुआ ही नहीं है। फिर सेकंड होना चाहिए ट्रांजैक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड एट वन मीटिंग। जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड एट वन मीटिंग। यानी जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, इजाब कबूल की जो ट्रांजैक्शन होनी है वो किस में होनी चाहिए, एक मीटिंग के अंदर ही होनी चाहिए, ओनली वन मीटिंग। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख को तो क्या किया उन्होंने, बोल दिया कि भाई हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं और 2-3 दिन बाद लड़की क्या कर रही है, भाई कबूल है, कबूल है, कबूल है, ऐसा बोल रही है। ऐसा वैलिड नहीं होगा, वो एक ही मीटिंग के अंदर होना चाहिए। जब आपको प्रपोजल दिया गया, एक्सेप्टेंस भी तभी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोसिटी बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रेसिप्रोसिटी का मतलब वैसे हिंदी में होता है पारस्परिक, पारस्परिक, ये इसका हिंदी में वैसे मतलब होता है, लेकिन इसका जो हम इस एवज में कर रहे हैं लगभग कुछ मिलता जुलता है, लेकिन लगभग कुछ डिफरेंट भी है। पारस्परिक का मतलब ये हुआ ऑफर और एक्सेप्टेंस। जब हम किसी को भी किसी चीज़ के लिए ऑफर करते हैं, जैसे कि हमें पता ही है कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो मैरिज है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करी जाती थी, जबकि वो एब्सोल्युटली राइट नहीं है। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जिसकी वजह से बोला जाता था कि भाई वो एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन वो एक एब्सोल्युटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो कि हमारी कुछ जजमेंट्स के अंदर भी कहा गया है। लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है या फिर जो वोकैबुलरी यूज की गई है, वो सारी की सारी हमारे मुस्लिम लॉ के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट की यूज़ की गई है, क्योंकि मुस्लिम मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है, इजाब कबूल है, उसके बीच में क्या होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, यानी वो बराबर के इक्वल के लेवल के होने चाहिए। ये ना हो कि लड़का और लड़की दोनों ही अनइक्वल्स है। अनइक्वल्स कहने का मतलब है कि उनका माइंड सेट इक्वल होना चाहिए या फिर फाइनेंशियली वो इक्वल होने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ही अनइक्वल के बराबर है, बिल्कुल ही अनइक्वल उनके बीच में कोई भी कंडीशंस है। लेकिन फाइनेंशियली मामले में ऐसा आज के टाइम पे वैलिड नहीं होता, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा माना जाता था। तो ये कुछ हद तक माना जाता है और मैक्सिमम हद तक आज के टाइम पे ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ये कुछ कंडीशन है। और नेक्स्ट आती है कंडीशन विटनेसेस की। नेक्स्ट है विटनेसेस। क्या एक मुस्लिम मैरिज के अंदर विटनेसेस का होना मैंडेटरी है? तो इसके लिए सिया के लिए अलग रूल है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो विटनेसेस है, विटनेसेस के लिए सिया के लिए अलग रूल है और सुन्नी के लिए अलग रूल है। अगर क्या है, सिया है, तो सिया के लिए मैरिज के टाइम पे विटनेस की नो रिक्वायरमेंट, यानी नो रिक्वायरमेंट, ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ विटनेसेस इन सिया लॉ ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द डिवोर्स। अगर डिवोर्स के द्वारा डिवोर्स हो रहा है तब सिया के अंदर
विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज सिया के अंदर निकाह के टाइम पर या फिर मैरिज के टाइम पर विटनेसेस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। अब बात आती है सुन्नीज की। सुन्नी के अंदर मैरिज के टाइम पर विटनेसेस का होना ज़रूरी है। अगर नहीं होंगे तो मैरिज क्या होगी, इर्रेगुलर हो जाएगी। क्या होगी, इरेगुलर मैरिज हो जाएगी अगर विटनेसेस नहीं है। अगर विटनेसेस होंगे तो मैरिज क्या होगी, वैलिड होगी। लेकिन अब बात आती है कि कितने विटनेसेस होने चाहिए और किस टाइप के विटनेसेस होने चाहिए। तो सुन्नी के अंदर जो विटनेसेस लेके आने हैं वो क्या होंगे, या तो हो 2 मेल्स, या तो होने चाहिए 2 मेल्स होने चाहिए, या फिर 1 मेल एंड 2 फीमेल, यानी 1 मेल होना चाहिए और 2 फीमेल होने चाहिए। तब क्या होगी, उनको विटनेस के तौर पे रखा जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा रूल नहीं होगा कि जैसे हमने यहाँ पर 1 मेल की जगह 2 फीमेल रख दी हैं उसके बाद भी मैरिज वैलिड हो रही है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दोनों में से भी कोई सी भी कंडीशन फुल हो, अगर एक भी कंडीशन फुल होती है विटनेसेस के रिगार्डिंग तो मैरिज विल बी वैलिड। अगर क्या होता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, थर्ड कंडीशन में ऐसा बना सकते हैं कि भाई 2 मेल की जगह सीधे ही क्या कर दें, 4 फीमेल कर दें, तो इट विल बी नॉट वैलिड। ये वैलिड नहीं होगा। आपको या तो सिर्फ 2 मेल लेके जाने हैं विटनेस के तौर पर, या फिर 1 मेल और 2 फीमेल होने चाहिए। अगर आप 4 फीमेल की बात करते हो तो वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये विटनेसेस के रिगार्डिंग। और अगर बाई चांस क्या हुआ, अगर आपने मैरिज कर लिया, अगर मैरिज कर लिया विदाउट विटनेसेस, तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ ये होगा कि मैरिज आपकी क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। इरेगुलर है तो उसको वैलिड करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 2 विटनेसेस लेके आप उसको क्या कर सकते हैं, अपनी मैरिज को वैलिड कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा आगे लिख देता हूं मैं, फ्री विल एंड कंसेंट। फ्री विल होनी चाहिए, कंसेंट शुड बी विदाउट फेयर, फ्रॉड एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऐसा नहीं होना चाहिए जब उनको एजाब कबूल करवाया जा रहा है या तो किसी दबाव में आके करवाया जा रहा है उनको, या फिर डरा धमका के करवाया जा रहा है, या कोई लालच देके उनकी शादी करवाई जा रही है। अगर ऐसा करके एजाब कबूल करवाया जा रहा है तो वो किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, वो इरेगुलर हो सकता है और कुछ कंडीशंस के अंदर वो वॉइड भी हो सकता है। तो शादी के टाइम पर दोनों की फ्री विल होनी चाहिए, लड़का की भी और लड़की की भी, और साथ में उनका कंसेंट भी खुद का होना चाहिए, वो लीगली कंसेंट होना चाहिए उनका। ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा विटनेस के तौर पे। विटनेस के लिए मैं एक बार बता देता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैं कोट कर रहा हूँ, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सुन्नीज एंड सिया ऑन द पॉइंट ऑफ विटनेसेस। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ there must be 2 male or 1 male and 2 female required. Their absence would not render the marriage void, it will only become irregular. Whereas under Shia law, no witnesses are required at the time of marriage, rather they are required at the time of dissolution of marriage. ओके। तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ अपना, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट में हम एक टॉपिक और करेंगे निकाह से रिलेटेड ही। इसमें सेरेमनी में क्या एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी मैरिज करवाई जा सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू क्या मैरिज करवाई जा सकती है। तो हम यहाँ पे अपना टॉपिक लिखते हैं, निकाह बाय फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस और इंटरनेट। अगर इस तरीके से किसी का निकाह करवाया जाता है, क्या वो वैलिड होगा या नहीं। तो इसके मामले में क्या है, डायरेक्टेड प्रपोजल ऑफ मैरिज एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ कंसेंट ऑन इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस और फोन इज नॉट रिलायबल। कहने का मतलब है रिलायबल नहीं है,
यहाँ पे ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ कि वो वॉइड है या फिर इरेगुलर, वो रिलायबल नहीं है, लेकिन उसको रिलायबल कर देते हो आप। तो मैं लिख ही देता हूँ, ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, जिससे आपको हेल्पफुल हो। डायरेक्ट प्रपोजल ऑफ मैरिज एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ कंसेंट ऑन इंटरनेट इंटरनेट और क्या चीज़ है, वीडियो कॉन्फ्रेंस और फोन इज नॉट रिलायबल, यानी भरोसेमंद, इसको बोल देते हैं भरोसेमंद, वो रिलायबल नहीं है। बट इट वुड वैलिड इन केस, क्या है ये, एक कुछ केस के अंदर ये वैलिड हो सकता है। अगर आप क्या कर देते हो, अब अटॉर्नी अपॉइंट कर देते हो। अटॉर्नी अपॉइंट करने का मतलब है एक ऐसे बंदे को अपॉइंट कर देते हो इसकी प्रोसीजर को देख देख के लिए, जो कि दोनों ही पार्टी के साथ जान पहचान वाला है या फिर दोनों पार्टीज को जानता है। तो उस केस में क्या होगा, आपकी इंटरनेट के थ्रू की हुई मैरिज भी वैलिड हो सकती है, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी वैलिड मैरिज वैलिड हो सकती है। मैं इसको लिख देता हूँ, बट इट वुड बी वैलिड इन केस एन अटॉर्नी, अटॉर्नी यानी प्रतिनिधि होता है, किसी भी प्रतिनिधि को आप अपॉइंट कर देते हो। प्रतिनिधि या अटॉर्नी इज अपॉइंटेड फॉर निकाह प्रोसीडिंग ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड टू पार्टीज मेक proposal and pronouncement consent before their witnesses on behalf of attorney witnesses should be familiar with person appointed as attorney। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, बट इट वुड बी वैलिड इन केस ऑफ अटॉर्नी is appointed or nikah proceeding on this electronic media and two parties make proposal and pronouncement consent before their witnesses on behalf of attorney। यानी कि आपको विटनेसेस लेके आने हैं और साथ में क्या करना है, एक अटॉर्नी को अपॉइंट करना है, और साथ में क्या होना चाहिए, विटनेस शुड बी फैमिलियर विद पर्सन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी। जो आप विटनेसेस को लेके आ रहे हो, जैसे कि या तो दो मेल को लेके आ रहे हो या फिर एक मेल दो फीमेल को लेके आ रहे हो, वो किससे फैमिलियर होने चाहिए, वो अटॉर्नी से फैमिलियर होने चाहिए। वो जानते हो उस अटॉर्नी को जिसको आप अटॉर्नी प्रतिनिधि बना रहे हो, जिसकी देख रेख में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शादी कर रहे हो। आपको सिर्फ एक अटॉर्नी अपॉइंट करना है और उसकी प्रेजेंस के अंदर अगर आप शादी करते हो तो वो आपकी क्या होगी, वैलिड मैरिज होगी। तो हमारा आज यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है एसेंशियल ऑफ मैरिज वैलिड मैरिज था। हमने आज फिजिकल कंडीशन किया था पहले लेक्चर्स में, आज हमने सेरेमनी कंप्लीट किया है।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले अपना इम्पेडिमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं नॉर्मली बता देता हूँ, वैसे बाकी डिटेल में हम इसे बाद में कर देंगे। सही विवाह कौन सा होता है, फासिद कौन सा होता है और बातिल कौन सा होता है। एक वैलिड मैरिज वो है जिसमें कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं है। एक नॉर्मली किसी बंदे ने मैरिज की है, वो एक जो कि वैलिड है और उसके बच्चे भी लेजिटिमेट माने जाते हैं, उसको हम वैलिड मैरिज बोलते हैं। वॉइड मैरिज वो होती है जो कि बिल्कुल ही शुरुआत से ही उनको ऐसा माना जाता है कि वो मैरिज हुई ही नहीं थी, इस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो होती है वॉइड मैरिज। इरेगुलर मैरिज वो होते हैं जिसमें कुछ खामियां होती हैं, जिन खामियों को दूर करने के बाद उस मैरिज को वैलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन हम ये डिटेल में पूरा कंसेप्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये छोटा सा हमारा ये है, 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा। मैं कोशिश करूँगा 1 लेक्चर में ही कंप्लीट करवाने के लिए इम्पेडिमेंट्स को। तो हम पहले इम्पेडिमेंट्स करेंगे, ओके, और फिर बाद में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस करेंगे और उसके बाद मुत्ता विवाह करेंगे। और साथ में इसके अंदर बीच में ही हमारा कवर हो जाएगा इद्दत, जो इद्दत का टॉपिक है वो भी हमारा बीच में ही कवर हो जाएगा, हम वो करेंगे। तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ के साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ जिनको भी एग्ज़ाम के लिए इसकी लेक्चर की ज़रूरत है उनको शेयर करेंगे। और आज हम अपने लेक्चर को इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।